नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। पिछले दिनों काशीपुर में प्रदेश के डीजीपी अशोक कुमार जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लेने आए थे, जिसमें वहां मौजूद गणमान्य नागरिकों ने सीपीयू के ऊपर नाराजगी जताते हुए कहा था कि सीपीयू बेवजह शहर के अंदर लोगों को हेलमेट पहनाने के लिए बाध्य कर रही है और जिस पर हेलमेट नहीं होता उसका चालान काटते हैं। इस बात को डीजीपी ने गंभीरता से लेते हुए शहर के अंदर कुछ समय के लिए हेलमेट रोक देने के लिए सीपीयू को निर्देश दिए थे और कहा था कि बॉर्डर पर ही हेलमेट का चालान होना चाहिए, शहर के अंदर नहीं। इस फरमान से लोगों ने राहत की सांस ली है। समस्त पत्रकार बंधुओं का ये एक विचार हुआ कि हम लोग एक रैली निकालने के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि ये लोग जो यातायात नियमों का पालन नहीं करते, जैसे शराब पी के वाहन चलाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते, आसपास पिछले कुछ दिनों से गत विगत पूर्व तकरीबन 7-8 मृत्यु, और वो भी सब जितनी मृत्यु हुई हैं सब जितने भी बच्चे थे वो सब 18 से 20-22 साल के बच्चे थे। बड़ा दुख हुआ और ये संदेश देना चाहते हैं कि ओवर स्पीडिंग बच्चे कर रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, पूर्व में हमारे माता पिता हमें जब बाइक या स्कूटर लेके निकलते थे घरों से तो वो हमें ज़रूर टोकते थे कि हल्के चलाना, सावधानी बरतना। लेकिन आज समय का अभाव इतना हो गया है कि हम लोग अपने अपने कारोबार में, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि बच्चे आज बहुत अनियंत्रित होकर वाहन चला रहे हैं, कभी शराब पी के वाहन चला रहे हैं और इससे एक युवा वर्ग जो है हमारा वो नशे का आदी भी हो गया है और उसके बाद वो वाहन चला के खुद भी चोट पहुंचा रहा है, खुद भी चोट पहुंच रही है उसको और साथ साथ अनेकों वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर रहा है और खुद दूसरों को भी चोट पहुंचा रहा है। यही संदेश हम देना चाहते हैं कि अनेक जो यातायात नियमों का कड़ी तरीके से पालन किया जाए ताकि हमारे युवा वर्ग या जो हमारा एक मानुष है वो बच सके सड़कों पर। सर, बाइक रैली में प्रशासन का किस तरह का सहयोग मिला? ये हमारा संयुक्त अभियान है काशीपुर पुलिस व पत्रकारों का, काशीपुर के पत्रकारों का। तो इसमें प्रशासन की कुछ गाड़ियां हमारे साथ चलेंगी, बाइक्स, और हम पूरे शहर में घूम के ये रैली निकालेंगे। और जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे कि ये हम जो मैसेज देने के लिए हमने तख्तियाँ रही हैं और ये तख्तियाँ हम लोग एक एक पकड़ के बाइक के पीछे एक बंदा पकड़ेगा और वैसे ही जितना पुलिस विभाग और आरटीओ विभाग की जो पदाधिकारी हैं वो लोग भी हमारे साथ संयुक्त रूप से चलेंगे। धन्यवाद। ये जो हमारा मीडिया क्लब है काशीपुर का, उनके सौजन्य से और हमारे सीपीयू के जवान रहे हैं और जो काशीपुर थाना पुलिस के जवान हैं उनके द्वारा एक ये सड़क नियमों का पालन करने हेतु एक जागरूकता रैली जो है काशीपुर नगर क्षेत्र में निकाली गई है। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारी मीडिया क्लब का और हमारी काशीपुर पुलिस का बड़ा ही सराहनीय प्रयास है। इससे होगा क्या कि जो हमारे आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उसकी रोकथाम में हम लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी और आम पब्लिक को जो है सड़क नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया जा सकेगा। उत्तराखंड में आगामी 2022 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल अभी से एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी भी अपने सदस्य अभियान के तहत बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते पचवादुन की विकासनगर और सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में भी भावी प्रत्याशी और पार्टी कार्यकर्ता नुक्कड़ सभाएं और डोर टू डोर लोगों से संपर्क साधकर अपनी नीतियों के बारे में बता ही रहे हैं। पार्टी नहीं है ये। पिछले उत्तराखंड में तो दोनों भाजपा और कांग्रेस पिछले 20 साल से यहाँ पर शासन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी माननीय केजरीवाल जी ने इस बार घोषणा की कि हम 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेंगे और पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। उसी के तहत हमारी 70 वैन माननीय डिप्टी सीएम ने यहाँ से रवाना की देहरादून से और 70 विधानसभाओं डिजिटल वैन चल रही हैं और साथ साथ दिन भर हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो डोर टू डोर कैंपेन में सारी टीमें हमारी आम आदमी की लगी हुई हैं और कम से कम एक बूथ डेली हम कवर कर रहे हैं और इसका परिणाम ये होगा कि हम जन जन तक पहुंच रहे हैं अपनी बातों को और माननीय केजरीवाल जी की नीतियों को, आम आदमी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और पब्लिक इसको बहुत अच्छा मान रही है और पब्लिक में काफ़ी उत्साह है और वो चेंज करने के लिए तैयार बैठी है, बस मौके का इंतज़ार है। तो क्या खास मुद्दे मानते हैं प्रदेश के? मुद्दा देखिए, मुद्दा यहाँ पर बहुत है। अगर आप यहाँ बात करें तो सबसे बड़ा अगर पैसे का जहाँ तक सवाल है, रेवेन्यू जनरेशन, वो है पर्यटन। और सबसे बड़ी फेलियर इस सरकार की ये है
कि यहाँ पर्यटन पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पर्यटन के नाम पे यहाँ पर बिल्कुल खाना पूर्ति ही की जा रही है। और पर्यटन खाली ये नहीं है कि एक गेस्ट हाउस आपने बना दिया पर्यटन शुरू हो गया। पर्यटन के कई चीज़ें होती हैं कि जैसे सबसे पहले आपके पास लॉ एंड ऑर्डर सही होना चाहिए, क्राइम कम से कम होना चाहिए, गंदगी कम से कम होनी चाहिए, सफाई व्यवस्था बहुत बढ़िया रहनी चाहिए, तभी पर्यटक आएगा। और खाली इंडिया से ही नहीं आएगा, आपको पर्यटन तब फल फूल सकता है जब विदेशी पर्यटक यहाँ पर आए और डॉलर यहाँ पर आए, तभी कुछ हमारा उद्धार हो सकता है। और वो उसमें हम बिल्कुल नाकाम रहे। हम विदेशी पर्यटकों को खींचने में आज भी अन्य देशों से बहुत नीचे हैं। और यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम अभी, जबकि हमारे पास संसाधन इतने बढ़िया हैं, सीनिक ब्यूटी इतनी अच्छी हैं और पहाड़ भी हैं, ओली जैसी जगह हैं, ऐसा नहीं है, और चक्राता जैसी जगह है, लेकिन हम उसको नहीं कर पाए। धार्मिक स्थल 4 धाम हमारे यहाँ है, उसके बाद भी हम पर्यटकों को उस स्तर पर। कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदेश उपाध्यक्ष मयूख मेहर के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर मांग की है कि बीते 20 दिसंबर को सुकौली गांव में गुलदार के हमले में मृत युवक को अभी तक मुआवजा नहीं मिलने से आक्रोशित कांग्रेस ने अब हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की बात कही है। पूर्व विधायक मयूख मेहर ने कहा कि स्पोर्ट्स कॉलेज में उत्तराखंड के बाहर के ठेकेदारों को काम दिया जा रहा है, यहाँ तक कि मिट्टी गिट्टी तक बाहर के लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। हमने जिलाधिकारी से संदर्भ में बात की थी। भूपेंद्र सिंह सोन, उट्टा निवासी, लेलू निवासी, उनकी मृत्यु बाघ के द्वारा हुई थी और हमने जिलाधिकारी को उसका ज्ञापन दिया था। पर जो पिथौरागढ़ के प्रभागी वन अधिकारी DFO हैं, उनकी हठ धर्मिकता के कारण या उनके घमंड के कारण उस गरीब युवक को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है। फिर उनके कहने के अनुसार उस पर मजिस्ट्रेट जाँच छाई गई। मजिस्ट्रेट जाँच में भी जो मजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय दिए हैं वो उस युवक के पक्ष में दिए हैं। उन्होंने उस घटना को बाघ के द्वारा मारा गया पाया और अपनी आख्या जिलाधिकारी को दी है। उसके उपरांत भी मजिस्ट्रेट जांच की उपेक्षा DFO द्वारा करी जा रही है। अब हम उसके खिलाफ जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में लगाएंगे और उस आदमी को न्याय दिलाएंगे। दूसरा बिंदु जो हम DM को हमने ज्ञापन दिया है वो है लेलू स्पोर्ट्स कॉलेज के संदर्भ में। आज वहाँ पर भी ऐसी स्थिति आ गई है कि लेलू के लोगों ने 1000 नाली अपनी ज़मीन स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए दिया था। इतना बड़ा त्याग इस पिथौरागढ़ के लिए उन्होंने किया था। पर उनकी छोटी सी मांग थी कि जब स्पोर्ट्स कॉलेज बने तो उसमें योग्यता अनुसार उनके युवकों को काम दिया जाए, उनके युवकों को रोज़गार दिया जाए। और आज जो निर्माण निगम इसमें काम करा रही है, उन्होंने सारे ठेकेदार, काम करने वाले जितने भी सप्लायर, सारे उत्तराखंड को छोड़ दिए, उत्तराखंड के बाहर से बुलाए हैं, इस जनपद के बाहर से बुलाए हैं। तो मेरा प्रश्न है कि प्रशासन से कि क्या इस जनपद में कोई ऐसा योग्य आदमी नहीं है कि जो मट्टी की सप्लाई, गिट्टी की सप्लाई, पत्थर की सप्लाई न कर सकता हो, जो छोटे मोटे काम न कर सकता हो। हमारे युवकों की उपेक्षा करते हुए जो बाहर वालों को ये रोजगार काम दे रहे हैं, उसका हम घोर विरोध करते हैं। हमने जिला प्रशासन को 1 हफ्ते का समय दिया है कि इन दोनों मुद्दों पर जल्दी से जल्दी निर्णय लें और इस पर कोई कार्रवाई करें, नहीं तो हमको 1 हफ्ते बाद सड़कों पर उतरना पड़ेगा। हम ही नहीं उतरेंगे, क्योंकि ये जनता के मुद्दे हैं, जनता हमारे साथ होगी और हम एक उग्र आंदोलन करेंगे अपनी बात को मनवाने को, और मनवाने तक हम। लालकुआं पहुंचे दिल्ली सरकार के विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कल आयोजित होने वाले जनसंवाद कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ND तिवारी का लालकुआं क्षेत्र कर्मभूमि रहा है, इसलिए कल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लालकुआं से शुरुआत की जा रही है। साथ ही आज लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में जनता के साथ कई चौपाल कार्यक्रम आयोजित भी किए जा रहे हैं। लालकुआं ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश उनका कार्य क्षेत्र रहा और वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। ND तिवारी जी लालकुआं ही नहीं, उनका पूरा उत्तर प्रदेश उनका कार्य क्षेत्र रहा, भारत भी उनका कार्य क्षेत्र रहा और वो विकास पुरुष के नाते से जाने जाते थे। और उनकी धरती से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। यहाँ पूरे हिंदुस्तान में चुनाव को लेकर के अनेक विचारधाराएं चल रही हैं। कांग्रेस अपनी डपली अपना रहा, कम्युनिस्ट अपना, और वर्तमान सरकार
उनकी विचारधारा कुछ और ही अलग है। उनकी विचारधारा एक ही बेस है, हिंदू मुस्लिम। हम इन सब विचारधाराओं से हटकर विकास भी एक विचारधारा हो सकती है, मैं विकास के नाम पर वोट देना शुरू करूं, विकास मेरा मुद्दा हो कि दिल्ली ने जनता को, जिसमें जनता का हित है, देश का हित है, व्यक्तिगत हित है, मैं उन्हीं को आज समझने के लिए आया हूं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर कैसे तालमेल कर सकती है, कैसे उनका समाधान कर सकती है। आप 70 में क्या देखें अभी तक क्षेत्र में? मेरे पहली विजिट है, स्पीकर का उतना नहीं होता, मैं कोई ओपन आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ व्यक्तियों से मिलने आया हूँ, क्या क्या उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समझकर पार्टी को उनका जानकारी देंगे। उनके समाधान के लिए आफ्टर ऑल एक मैनिफेस्टो बनेगा पार्टी का, उन समाधान उस मैनिफेस्टो में एडजस्ट करें। लालकों ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश उनका कार्य क्षेत्र रहा और वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। एनडी तिवारी जी लालकों ही नहीं, उनका पूरा उत्तर प्रदेश उनका कार्य क्षेत्र रहा, भारत भी उनका कार्य क्षेत्र रहा और वो विकास पुरुष के नाते से जाने जाते थे। और उनकी धरती से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। यहाँ पूरे हिंदुस्तान में चुनाव को लेकर के अनेक विचारधाराएं चल रही हैं। कांग्रेस अपनी डपली अपना रहा, कम्युनिस्ट अपना, और वर्तमान सरकार उनकी विचारधारा कुछ और ही अलग है। उनकी विचारधारा एक ही बेस है, हिंदू मुस्लिम। हम इन सब विचारधाराओं से हटकर विकास भी एक विचारधारा हो सकती है, मैं विकास के नाम पर वोट देना शुरू करूं, विकास मेरा मुद्दा हो कि दिल्ली ने जनता को, जिसमें जनता का हित है, देश का हित है, व्यक्तिगत हित है, मैं उन्हीं को आज समझने के लिए आया हूं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर कैसे तालमेल कर सकती है, कैसे उनका समाधान कर सकती है। आप 70 में क्या देखें अभी तक क्षेत्र में? मेरे पहली विजिट है, स्पीकर का उतना नहीं होता, मैं कोई ओपन आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ व्यक्तियों से मिलने आया हूँ, क्या क्या उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समझकर पार्टी को उनका जानकारी देंगे। उनके समाधान के लिए आफ्टर ऑल एक मैनिफेस्टो बनेगा पार्टी का, उन समाधान उस मैनिफेस्टो में एडजस्ट करें। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह डोईवाला गना समिति में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ बातचीत की है। बातचीत में भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। वहां किसान आंदोलन को दबाने के लिए सरकार कुचक्र कर रही है। डोईवाला के किसानों को दिल्ली सरकार के नोटिस मिलना केंद्र और राज्य सरकार के किसानों के प्रति हीन भावना को दर्शाता है। और भारतीय जनता पार्टी की तमाम नेताओं ने एक स्वर से किसानों का आह्वान किया था कि यदि किसान डबल इंजन की सरकार गठन में अपना सहयोग देने का काम करेंगे तो सरकार गठन के बाद हम किसानों का ऋण माफ करने का काम करेंगे। ये उत्तराखंड राज्य, जिस राज्य को हम देवभूमि कहते हैं, इस राज्य में एक नहीं बल्कि 17 किसानों ने आत्महत्या करने का काम किया। और जब किसानों द्वारा लगातार आत्महत्या उत्तराखंड राज्य में की जा रही थी तो हमने इस विषय को सदन में भी और सदन के बाहर भी लगातार उठाने का काम किया। हमने आग्रह किया कि जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनके परिजनों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि उन परिवारों की सरकार सहायता करने का काम करे। लेकिन अपने राजनीतिक जीवन में
मैंने ऐसी असंवेदनशील सरकार और ऐसा असंवेदनशील मुख्यमंत्री पहली मर्तबा देखा। मुख्यमंत्री जी का कथन था, यदि आत्महत्या कर रहे किसान के परिवार को सरकार आर्थिक मदद करने का काम करेगी तो उस वजह से अन्य किसान भी आत्महत्या करने का काम करेंगे। ऐसी विवेकहीन सरकार जिसने 2017 के विधानसभा चुनाव में किसानों से वादा किया था, हम सरकार बनने पर किसानों का ऋण माफ करेंगे। 4 साल हो गए लेकिन किसानों की ऋण माफी की कोई बात राज्य सरकार। एसपी देहात स्वतंत्र कुमार सिंह ने रायवाला थाने का औचक निरीक्षण किया है। थाने में असलाहा मैस सफाई व्यवस्था को बारीकी से देखा, जिस पर एसपी देहात स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा है कि रायवाला थाने की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई है। देखिए, आज थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें दुरुस्त मुझे मिली हैं। साफ़ सफाई भी अच्छी है और संतोषजनक है। यहाँ पे जो टीम वर्क कर रही है वो भी संतोषजनक है। इनको कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। जो माल का निस्तारण है उसके बारे में दिया गया कि जो भी पुराने माल हैं उसको माननीय न्यायालय से सामंजस्य स्थापित करते हुए उसका निस्तारण सुनिश्चित करें। उत्तराखंड की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।